welcome to my YouTube channel. Let us start a new chapter of class 10 physics, that is electricity. तो if I ask you a question that what is electricity, तो आप सभी लोग बोलेंगे, आप सभी ने सुना है कि electricity is a source of light. और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट वर्क करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं वर्क करेंगे। तो आइए फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स जहां पे आपके चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं उन्हें हम चार्जेस बोलते हैं। और चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा 9th में भी। चार्जेस बेसिकली हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। एक और होता है दैट इज न्यूट्रल, नो चार्ज, उसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, एंड द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6। The minimum possible charge on an electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, and the minimum possible charge on a proton is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. This is the minimum charge on an electron or a proton. Okay, तो this is the minimum possible charge. तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगी कि जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलम। देन अगर हम यहाँ से कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। याद रखना स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट बहुत याद रखने लायक चीज होती है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ, इसकी डेफिनेशन सभी को याद होगी ज्यादातर। कंडक्टर्स आर दैट दोज आर अलाउज टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और हीट थ्रू देम। एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट अलाउ टू फ्लो हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। क्योंकि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। चाहे भी कोई भी आप मेटल उठा के देख लो, उनकी जो वैलेंसी होगी वो 1 2 3 होगी। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन्स गेनर होते हैं, इसीलिए उनकी जो वैलेंसी होती है 4 5 6 होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक वुड, प्लास्टिक्स, ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं। तो इनके बीच में आता है आपका सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक जर्मेनियम हो गया, ओके, तो एटसेट्रा। क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, तो हम बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, भाई क्या है इसके रीजन, क्या है इसके पीछे, और इंसुलेटर्स क्यों नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स क्यों नहीं कर पाते, तो इसके पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स? ये देखो, सपोज दैट हमारे पास कोई मेटल है, हमने कोई मेटल का वायर लिया, और यहाँ पे हमने नॉन मेटल लिया, कोई भी प्लास्टिक, सपोज दैट हमने यहाँ पे प्लास्टिक की रॉड ले ली, और यहाँ पे हमने कॉपर का वायर ले लिया,
यहाँ पे हमने कॉपर का वायर ले लिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। तो ये देखो कि इसका जो एटम होता है, एटम सभी जानते हैं, सभी लोग एटम क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो मेटल्स का जो एटम होता है वो नॉन मेटल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इतना भी बड़ा नहीं होता कि इसको आप हाथ में ले लो कि भाई ये रहा एटम, है ना, मेटल का एटम है। नहीं, कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो मेटल का जो एटम होता है वो नॉन मेटल के एटम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो सपोज दैट इट्स अ न्यूक्लियस। सभी जानते हो कि न्यूक्लियस क्या होता है, बीच में मिडिल में प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के, जो कि क्या करता है, जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। और ये आपका नॉन मेटल का एटम मान लेते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, और यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कम है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये इजीली होल्ड नहीं कर पाता है लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं अपने ऑर्बिटल से, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, ये इजीली होल्ड करके रख पाता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। यही रीजन है कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब वहां पे चार्जेस फ्री होते हैं तब, ओके क्लियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is known as इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली मैंने अभी बताया था किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो होते हैं। अब चार्जेस फ्लो होते हैं कुछ टाइम इंटरवल में, उस चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आपका I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है I से, तो आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T के इक्वल हो जाता है कूल। अब ये चार्जेस की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट मैं बता चुका हूं आप लोगों को, चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कूलम, एंड टाइम की यूनिट हम क्या लेंगे, सेकंड। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी यूनिट बनती है दैट इज एम्पियर। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज अमीटर। तो अमीटर को एक चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, अमीटर को हम हमेशा किसी भी लूप में या फिर किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे सभी लोग। सपोज दैट हम एक एग्जांपल देके समझते हैं। सपोज दैट हमने एक सर्किट बनाया, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, आपको लग रहा होगा ट्री जैसा, बट ये बल्ब है, ठीक है। तो ये हमारा बल्ब है। बल्ब के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अमीटर लगा दिया। अमीटर के बाद हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दी, ओके। अब याद रखना हमने इस अमीटर को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और जहां पे सेल का हायर पोटेंशियल होगा वहीं पे अमीटर का भी हायर पोटेंशियल होगा। मतलब कहने का ये है, जहां पे सेल का जिस डायरेक्शन में प्लस होगा उसी डायरेक्शन में अमीटर का प्लस होगा, और जिस डायरेक्शन में माइनस होगा उसी डायरेक्शन में इसका माइनस होगा। इट्स अ बेसिक थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि हमने पता लगा लिया दैट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज एक डायरेक्शन में फ्लो होती है इलेक्ट्रिक करंट और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, सही बात है। लेकिन रॉन्ग है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी
स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी? देखो सपोज दैट हमारे पास कोई जंक्शन है, ये कोई जंक्शन है। सपोज दैट यहां से 10 एम्पियर करंट आया, यहां से 5 एम्पियर करंट पास हुआ, तो यहां से कितना होगा स्टूडेंट्स? अगर 10 एम्पियर करंट यहां से आया, 5 एम्पियर यहां से गया, तो यहां से भी कितना होगा? 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। किसी भी जंक्शन में जो टोटल इनवर्ट करंट होता है वो टोटल आउटवर्ड करंट के इक्वल होता है। जितना करंट इनवर्ट होगा उतना ही करंट आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक चीज देखी, जो करंट है वो हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, आपसे ये नहीं बोला जाए कि स्केलर के वेक्टर है, तो आप बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स? टेंसर क्वांटिटी होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है बेसिकली। ठीक है, आपको चार्ज दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। बेसिक से न्यूमेरिकल से बेसिकली सीबीएसई, एमपी या फिर किसी बोर्ड में इस तरीके के न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्चुअल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस चैप्टर के एंड में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराएंगे, प्लस जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे उनको भी हम कवर करते चलेंगे। तो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे Q इज इक्वल टू दे रखा है 2 कूलम। ओके, हम इसको VA मान लें, तो VA की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 118 वोल्ट दे रखी है, और VB की वैल्यू आपको 128 वोल्ट दे रखी है। आपको निकालना है क्या स्टूडेंट्स? वर्क डन निकालना है। तो हमें वर्क डन निकालना है, आइए निकालते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूले में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको दो टर्मिनल्स के बीच में बेसिकली इस पॉइंट पे सपोज दैट करंट A से B तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है, और बी का है 128 वोल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? हायर टू लोअर, मतलब कि हायर से लोअर को माइनस कर देंगे, तो VB माइनस VA हो जाएगा। V की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल V की VB माइनस VA। तो 128 माइनस 118, तो आपका कितना आ गया ये? टोटल 10 वोल्ट। तो यहां से आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 10 वोल्ट। वर्क डन अपॉन 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, आई होप सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फटाफट देख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बेसिकली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और कभी कभार एग्जाम में ओम्स लॉ पूछ भी लिया जाता है। तो ओम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ये जो एक फिजिसिस्ट थे जॉर्ज सिमोन, इन्होंने एक लॉ दिया था। इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या इन्होंने रिलेशन बताया था? इस चीज को समझो। उन्होंने बोला था या फिर उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब कि ये कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम बढ़ा दें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इस फिनोमिना द इलेक्ट्रिक करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। याद रखना स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो यहां से हमारे पास एक फिनोमेना आ गया, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, जॉस सिमन ने इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया था, ये इलेक्ट्रिक करंट को अगर बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को कम कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक कांसेप्ट आया, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन का, कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी हटाया होगा, वहां पे K यूज किया होगा, यहां पे हम यूज करेंगे R। ठीक है, तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, दैट इज V इज इक्वल टू IR। और आपका R क्या है यहाँ पे, ये होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और अब आप पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउ रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस के जो फ्लो को रेजिस्ट या फिर अपोज करे, उसको चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मेटल्स में कब होता है, नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते। अब मेटल की बात करें तो कुछ किसी मेटल्स में कम होता है, किसी मेटल्स में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। वहीं एलॉयज, मेटल्स के अपेक्षा एलॉयज में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो हमारे पास एक फिनोमेना आ गया, दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे, जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली 4 पे करता है, टेम्परेचर पर भी। ठीक है, तो हम 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस is directly proportional to the length। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section। तो बेसिकली हमें यह पता लगा कि रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है आपका, एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ, रेजिस्टेंस हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, लेंथ रेजिस्टेंस हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है मटेरियल। नेक्स्ट जो है वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का कंडक्टर है आपको उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एलॉयज में ज्यादा होगा, किसी मेटल में कम होता है, किसी मेटल में ज्यादा होता है, तो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक फिनोमेना आ गया, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाना है, तो हम यहाँ पे रो का यूज करेंगे, रो का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारे पास एक फिनोमेना आ गया, दैट इज R इक्वल टू रो इनटू L। क्या आ गया, रो इनटू L अपॉन A। एंड व्हाट इज रो इज रो। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं पहले, तो रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी।
and its SI unit is ohm meter, एंड रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो होती है ओम। चलिए, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इससे रिलेटेड जो मिरेकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई जो एग्जाम में कभी कभार अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल्स है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, हम टॉपिक के बाद तुरंत बाद उस चीज को न्यूमेरिकल के साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, थैंक यू फॉर